तारीख थी 23 जून 2018। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक गर्मी से झुलसती सड़क पर खून से लथपथ एक खूबसूरत महिला की लाश मिलती है। जहां लाश मिली थी वह जगह आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब थी। ऐसे इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू की जाती है। कुछ घंटे तक तो लाश की पहचान ही नहीं हो पाती, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं, यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह को तलाशने में लग जाती है और फिर जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, उसका कातिल कौन था, कातिल कैसे पकड़ा गया, और इन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कत्ल की वजह क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज दीक्षित। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप अवाक रह जाएं। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे कातिल और कत्ल की वजह के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया, कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर सड़क पर खून में डूबी मृत महिला पर पड़ती है। आनन-फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच जाती और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस इसे हिट एंड रन का केस मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए घटना स्थल पर तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती। शुरुआती जांच के बाद फॉरेंसिक टीम दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि महिला की पहले हत्या की गई है और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी को चढ़ा दिया। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच करती है तो उन्हें महिला की गर्दन पर गहरे घाव के निशान दिखाई देते हैं। उस निशान को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि किसी तेज हथियार से पहले महिला का गला रेता गया है और फिर उसे यहाँ लाकर फेंकने के बाद के शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। पुलिस को शक होता है कि शायद यह हत्या रॉबरी या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच शुरू कर देती है। मगर पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहने हुए थे सब कुछ सही सलामत थे। किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिले। हालांकि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे कि उसकी पहचान की जाए। पास में मोबाइल भी नहीं था। अब पुलिस मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले शव की पहचान करने की कोशिश में लग जाती। लाश दोपहर 1 बजे मिली थी। उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं मगर मृत महिला की पहचान नहीं हो। दूसरे दिन दिल्ली के सभी पुलिस थाने में भी मृत महिला की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द उसकी पहचान की जा सके। मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। अभी पुलिस हाथ पैर मार ही रही थी कि शाम के लगभग 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को बताता है कि इस वक्त उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर वो अब तक घर नहीं आई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। इस व्यक्ति की बात सुनकर पुलिस वाले मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं, जो तस्वीर बस थोड़ी देर पहले इस थाने में आई। उस तस्वीर को देखते ही पुलिस की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे। और जिस महिला की पहचान फोटो के जरिए उन्होंने की थी वो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था शैलजा द्विवेदी। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। उनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई। उनका एक 6 साल का बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफर हाल ही में दिल्ली में हो गया, इसलिए अब ये सब लोग दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रह रहे। शैलजा देखने में काफी खूबसूरत थी। उन्होंने कई ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया और कई ब्यूटी कंपटीशन जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाया था। लाश की पहचान मेजर
की वाइफ शैलजा द्विवेदी के रूप में होने की वजह से यह बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस मामले की जांच में लग जाते हैं। पूछताछ सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से ही शुरू होती है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लग गई। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वह अपना इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल जाती, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ इलाज के लिए आ रही। रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज की तरह उन्हें अस्पताल लेने के लिए गया तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई, आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फोन करते हैं, मगर वह स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी अपने स्तर से शैलजा के दोस्तों रिश्तेदारों तक को फोन करते हैं, मगर कहीं से भी शैलजा का अता पता नहीं चलता है। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वह फोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश देखकर अमित द्विवेदी पहचान करके पुष्टि करते हैं। अब पुलिस एक गुत्थी सुलझा चुकी थी कि शव किसका। अब दो बड़े सवाल थे, इस महिला की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो इस पर अमित द्विवेदी जिसका नाम लेते हैं उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि एक मेजर का नाम लेते हैं और उसी ने शैलजा की हत्या की, क्योंकि वह काफी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था उसका नाम था मेजर निखिल रॉय होंडा। अब पुलिस मेजर निखिल रॉय होंडा के बारे में जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय होंडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा इलाज के लिए जाया करती। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाद जैसे ही शैलजा अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। उसी कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उसी कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकले व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी ने मेजर निखिल होंडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल होंडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल होंडा की लोकेशन एक ही जगह की थी। इसके अलावा इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों की कई बार फोन पर बात भी। अब पुलिस की टीम मेजर होंडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीमें बनाई जाती हैं और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल होंडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी मेजर होंडा का अता पता नहीं चलता है, क्योंकि मेजर होंडा की पोस्टिंग मेरठ में ही थी। इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू कर दी थी। जांच में इसी रूट के एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर देखी गई। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि मेजर होंडा के पास एक और मोबाइल है जिसका नंबर बस चंद लोगों के पास है। अब पुलिस वाले इसी दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले मेजर निखिल होंडा निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिधर मेजर निखिल होंडा निकले थे। कुछ ही दूरी पर मेजर निखिल होंडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करते हुए उसी कार को रोकते हैं और मेजर निखिल होंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद दिल्ली पुलिस निखिल होंडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है उसके बारे में जानकर
हर कोई हिल जाता। पहले तो निखिल आंवला शैलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इनकार कर देता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर आंवला धीरे धीरे उगलना शुरू करता है। मेजर निखिल आंवला के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल आंवला की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग यहीं पर थी। यहाँ मेजर निखिल आंवला अकेले रहते थे, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल आंवला मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यही उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा द्विवेदी से होती है। यहीं पर दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगती है। पहले निखिल आंवला और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी और ज्यादातर यह दोनों फोन पर ही बात करते थे, मगर एक समय के बाद इन दोनों की वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा और निखिल आंवला तब वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी के ड्यूटी का समय होता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी हमेशा निखिल आंवला से बात करती है। ऐसा शुरुआती महीने तक चलता रहा, मगर एक दिन जब शैलजा आंवला से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी तभी मेजर अमित द्विवेदी रंगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ लेते हैं। यह सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफी डांटते हैं और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी होता है। शैलजा हमको अमित हिदायत देते हैं कि तुम आज के बाद से कभी भी निखिल आंवला से बात नहीं करोगे। निखिल से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल आंवला के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फोन पर बातचीत बंद रहती है, मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद यानी 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में रहने लगते हैं, जबकि निखिल आंवला का मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफर हो जाता है। मेजर निखिल आंवला के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित द्विवेदी ने शैलजा को पकड़ा था उसके बाद से शैलजा निखिल से कुछ महीनों तक तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है, लेकिन निखिल के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो जाती है, मगर शैलजा अब पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शैलजा अब निखिल के फोन कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। इन सब के बावजूद निखिल फोन करना बंद नहीं करता है, पर अब शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। निखिल आंवला ऑलरेडी शादीशुदा था और उनका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल आंवला अब शैलजा द्विवेदी पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जून महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अब अमित द्विवेदी का फोन उठाना लगभग बंद कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वह आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवाती है। इस बात की जानकारी निखिल आंवला को भी लगती है, क्योंकि अब शैलजा ने निखिल का फोन उठाना लगभग बंद कर दिया था। इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए इस अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवा देता है, जहाँ शैलजा रोज फिजियोथेरेपी के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से उसकी मुलाकात हो जाए। हालांकि उसकी यह चाल ज्यादा कामयाब नहीं होती है और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद निखिल नई चाल चलता है और अब वह अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि अब वह बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रह सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती और वह अब अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढने लगता है। उसकी यह चाल कामयाब भी हो जाती है और 1-2 बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जिसने निखिल का फोन उठाना तक बंद कर दिया था, फिर से उसका फोन उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। निखिल आंवला के बयान के मुताबिक
जब शैलजा फोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल शैलजा से फोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। इसी के बाद 13 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी हॉस्पिटल में रोज की तरह फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आती हैं, तो इस बार वह अस्पताल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक जाती हैं। यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल होंडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती हैं और वह दोनों वहाँ से निकल जाते। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ निखिल होंडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल होंडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वह कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद जब निखिल होंडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी से तलाक लेने से मना कर देती हैं। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल होंडा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती हैं कि मैं और तुम बस एक दोस्त हैं, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को गुस्सा आ जाता है और वह जवाब में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं होगी। बस इसी के बाद वह एक झटके में शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पर अपने साथ ले आए चाकू से शैलजा की गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है। शैलजा द्विवेदी निखिल के पकड़ से नहीं निकल पाती हैं और चाकुओं के वार से कार के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता है कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रखकर ज्यादा घूमेगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वह वहीं पर लाश को गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ाता है ताकि वह हत्या के बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल होंडा शैलजा का मोबाइल ले लेता है और कुछ दूरी पर जाकर एक कचरे के डिब्बे में डाल देता। इसके बाद वह दिल्ली के इस घर में जाता है जहाँ वह पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहाँ आकर वह सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर से इस आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहाँ के हालात का जायजा ले सके। सब कुछ सामने देखकर वह अब सबूत मिटाने की नियत से कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि कार के टायर में और अंदर अभी काफी खून लगा हुआ था। इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाने के जुगाड़ में लग जाता है, मगर उसे डर सताने लगता है कि अगर दिल्ली में धुलवाने गया तो शायद वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह मेरठ चला जाता है। निखिल होंडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाकर वह आराम से बेस कैंप में ही छिपा रह सकता है, मगर पुलिस की तेजी के आगे निखिल होंडा की हर चाल फेल हो जाती है और आखिरकार वह पकड़ा जाता है। निखिल होंडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूत जुटाना भी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में सबसे पहले मेजर होंडा की कार से चाकू भी बरामद कर लिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस शैलजा और निखिल होंडा के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीने से निखिल होंडा ने शैलजा द्विवेदी को 352 बार कॉल किया था। कई बार लंबी बातचीत भी हुई। जिस दिन निखिल होंडा ने शैलजा की हत्या की थी उसी दिन वह शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस कई दिनों की अथक प्रयास के बाद शैलजा का फोन बरामद कर लेती है। निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या बताता है, मगर पुलिस जब निखिल होंडा के फोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि निखिल होंडा ने इस हत्या वाली रात से
ठीक पहले वाली रात इंटरनेट पर कई हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी गूगल पर सर्च किया। निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या करने के तरीकों से जुड़ी हुई वीडियो देखी थी। इन सभी सबूत से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही तय कर लिया। शैलजा की नजर में निखिल से उसकी मामूली दोस्ती थी, मगर निखिल होंडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है। वैसे एक तरफ निखिल होंडा शैलजा से प्यार का दावा करता था, दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल होंडा 2 मोबाइल फोन यूज करता था। एक मोबाइल में उसने अपने असली नाम और पहचान के साथ फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था, जबकि उसने जो दूसरा मोबाइल रखा था उसका इस्तेमाल एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया हुआ था। इस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था। यहाँ तक कि जिस दिन उसने शैलजा की हत्या की थी उस समय भी वह 2 लड़कियों से लगातार संपर्क में और हत्या वाली रात उसने काफी देर उन लड़कियों से बात भी की थी। फिलहाल निखिल होंडा सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। वैसे अब तक कोर्ट में इस मामले में कोई फैसला नहीं हो पाया है और अब भी इस केस की सुनवाई चल ही रही। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए निखिल होंडा को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।